नमस्ते बच्चों, कक्षा 7 की गणित की क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, हमने अध्याय 1 और अध्याय 2 की सभी प्रश्नावलियों को कंप्लीट कर लिया है। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाकर के आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज की क्लास में हम प्रश्नावली 3.1 के सभी सवाल हल करने वाले हैं, जिसका नाम दिया गया है आंकड़ों का प्रबंधन। बच्चों, प्रश्नावली पढ़ने से पहले आपको दो बातें ध्यान में रखनी हैं। एक तो माध्य ज्ञात करना है इस प्रश्नावली में। तो माध्य ज्ञात करने के लिए सूत्र दिया गया है सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। यानी जहाँ भी आपसे माध्य पूछा जाए तो प्रेक्षणों का मतलब होता है आंकड़े, यानी जो भी आंकड़े दिए गए हैं उनका योग करना है और वो कितने आंकड़े हैं उनका उसमें भाग देना है। तो एक तो आपको ये सूत्र है वो याद रखना है। दूसरा, प्रसार या परिसर, ये भी एक आपको याद रखना है कि प्रसार या परिसर क्या होता है। तो सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षणों के अंतर से हमें प्रेक्षणों के प्रसार का एक अनुमान लग जाता है। इससे सबसे बड़े प्रेक्षण में से सबसे छोटे प्रेक्षण को घटाकर ज्ञात किया जाता है। तो यही प्रसार की या परिसर की परिभाषा है कि जो बड़ा प्रेक्षण है उसमें से छोटे प्रेक्षण को हम घटाएंगे तो वही उन आंकड़ों का क्या कहलाएगा, आंकड़ों या प्रेक्षणों का प्रसार या परिसर कहलाता है। ये दो बातें आपको इस प्रश्नावली को हल करने से पहले याद रखनी है। अगर ये दोनों बातें आपने याद कर ली तो आप इस प्रश्नावली के सभी सवाल हैं वो आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल। अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई का परिसर ज्ञात कीजिए। मान लिया हमारी कक्षा के 10 विद्यार्थी हैं, उनकी कुछ ऊंचाइयां हैं, वो आप नाप करके लिख सकते हैं या अंदाजन आप लिख सकते हैं। मैंने यहाँ 10 बच्चों की ऊंचाई है वो सेंटीमीटर में यहाँ लिखी है। पहले बच्चे के 125, 110, 150, 140, 130, 120, 135, 145, 100 और 115। इस तरह से आप भी अपने हिसाब से कोई भी नाप है वो यहाँ लिख सकते हैं। अब यहाँ इन विद्यार्थियों की ऊंचाई का परिसर हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सर्वाधिक ऊंचाई। सर्वाधिक ऊंचाई कितनी है? यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला एक विद्यार्थी है 150 और न्यूनतम ऊंचाई कितनी दी गई है इसमें? 100 दी गई है, यानी 100 सेंटीमीटर से कम है किसी बच्चे की ऊंचाई नहीं है। तो न्यूनतम ऊंचाई है 100 सेंटीमीटर। अब हमें विद्यार्थी की ऊंचाइयों का परिसर ज्ञात करना है, तो इन दोनों का अंतर है वो ज्ञात कर दीजिए, वो परिसर हो जाएगा। तो नीचे आता है विद्यार्थियों की ऊंचाई का परिसर बराबर सर्वाधिक ऊंचाई माइनस न्यूनतम ऊंचाई। तो सर्वाधिक ऊंचाई यहाँ दी गई है 150 माइनस न्यूनतम ऊंचाई दी गई है 100, यानी सर्वाधिक में से न्यूनतम घटाना है, वही परिसर होगा। 150 में से 100 घटाएंगे तो आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। यह आपका आंसर। अगर आप अलग नाप लेंगे तो आपका परिसर है वो अलग होगा। मैंने ये ऊंचाइयाँ ली हैं, इन जो आंकड़े हैं इनका परिसर है वो 50 सेंटीमीटर होगा। अगर आप के पास में और ऊंचाइयाँ हैं तो आपका आंसर अलग हो सकता है। चलिए अब देखते हैं दूसरा सवाल। 2 का सवाल दिया गया है, कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। यानी इनको एक सारणी बना करके संगठित करना है। मैंने सारणी पहले से बना कर रखी है जिससे वीडियो ज़्यादा लंबा न हो। तो यानी यहाँ जो अंक दिए गए हैं, एक कॉलम में आप अंक लिख दीजिए और एक कॉलम में उनकी बारंबारता लिख दीजिए। यानी जैसे एक अंक है वो कितने विद्यार्थियों को प्राप्त हुआ, तो इनमें देखेंगे तो हमारे पास है केवल एक अंक है वो एक ही विद्यार्थी को प्राप्त हुआ है, तो उसकी बारंबारता 1 है। 2 अंक हैं वो 2 विद्यार्थियों को प्राप्त हुए हैं। 3 अंक हैं वो 1 विद्यार्थी को प्राप्त हुआ है। 4 अंक हैं 3 विद्यार्थियों को प्राप्त हुए हैं। देखिए 4 1 है, ये 2 है और एक शुरू में है 3। इसी तरह से 5 अंक है वो 5 विद्यार्थियों को प्राप्त हुआ है। 6 अंक है
वो 4 विद्यार्थियों को प्राप्त हुआ है और 7 अंक 2 विद्यार्थियों को मिले, 8 अंक 1 विद्यार्थी को मिला, 9 भी 1 विद्यार्थी को मिला है। अब इस सारणी को देखते हुए हमें ये जो चारों सवाल हैं इनके आंसर देने हैं। सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो अंक देखिए सबसे बड़ा कौन सा है, 9 है। तो यहाँ 1 का आंसर लिख दीजिए, सबसे बड़ा अंक 9 है। ये पहले का आंसर हो गया। अब दूसरा सवाल है सबसे छोटा अंक कौन सा है, सबसे छोटा अंक है वो 1 है। तो 2 का सवाल हो जाएगा सबसे छोटा अंक 1 है, यह दूसरे का आंसर हो गया। तीसरा है इन आंकड़ों का परिसर क्या है, तो आंकड़ों का परिसर सर्वाधिक में से न्यूनतम को घटाना है। आंकड़ों का परिसर सर्वाधिक अंक माइनस न्यूनतम अंक। सर्वाधिक अंक क्या है, 9 है, न्यूनतम अंक 1 है, 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 आएगा। तो इन आंकड़ों का परिसर क्या हो गया, 8 हो गया। अब चौथा है अंक गणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। अब इन जो आंकड़े हैं इनका माध्य क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो माध्य बराबर सूत्र मैंने अभी आपको बताया था ऊपर है, सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो यहाँ लिखेंगे हम अंकों का योग बटा अंकों की संख्या। तो यहाँ देखिए 1 है वो 1 बार है, तो 1 लिख देंगे 1 बार, प्लस 2 बार है तो 2 बार लिख दीजिए, या डायरेक्ट आप इनको यहाँ गुणा करके लिख दीजिए, जैसे यहाँ जोड़ने में कोई कठिनाई नहीं हो, ज़्यादा हमें परेशानी नहीं हो। तो आप इनको इस तरह से लिख सकते हैं, 1 प्लस 2 अंक हैं वो 2 को हैं तो 2 दूनी 4 यहाँ लिख दीजिए, प्लस 3 अंक है वो 1 बार है तो 3 को 1 बार लिख दीजिए, प्लस 4 अंक है वो 3 बार है तो 4 3 12, यानी 4 को 3 बार जोड़ेंगे तो 12 हो जाएंगे। 5 है वो 5 बार है तो इनको जोड़ेंगे तो होगा 5 25, और 6 अंक है वो 4 बार है तो 6 चौके 24, और 7 अंक 2 बार है तो 7 दूनी 14, प्लस 8 अंक 1 बार है और 9 भी 1 बार है। और ये टोटल अंक कितने हैं, इनकी जो बारंबारता का योग है वो टोटल अंक है, यानी टोटल अंक कितने हैं 20 हैं। अब देखिए इनका योग कर लीजिए, इनका सबका योग कितना हुआ 100 और बटा में 20। अब 100 में 20 का भाग देंगे तो आएगा 5, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए प्रश्न नंबर 3, तीसरा प्रश्न दिया गया है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं होती हैं 0 1 2 3 और 4, इनका हमें क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ लिख दीजिए माध्य बराबर है संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। तो इन जो दी गई संख्या हैं उनका योग कर लेंगे हम, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, और ये कितनी संख्याएं हैं 5 संख्याएं हैं, प्रश्न में दिया गया है 5, तो 5 बटा में लिख देंगे। अब इनका योग करेंगे, 0 में 1 जोड़ेंगे 1 में 2 जोड़ेंगे 3 में 3 जोड़ेंगे 6, और 6 में 4 जोड़ेंगे तो होगा 10 बटा 5, 10 बटा 5। अब 10 में 5 का भाग देंगे तो आएगा 2, ये आपका आंसर। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा 2 होगा, ये आपका आंसर। अब देखिए प्रश्न नंबर 4, चौथा प्रश्न है एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। यानी एक खिलाड़ी ने 8 पारी खेली क्रिकेट में, और पहली पारी में 58 रन बनाए, दूसरी में 76, तीसरी में 40, और चौथी में 35, पांचवी में 46, छठी में 50, और सातवीं में 0 और आठवीं में 100 रन बनाए। उसका माध्य स्कोर या रन ज्ञात कीजिए। यानी उसने एक पारी में औसत कितने रन बनाए वो हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे हम माध्य स्कोर या रन। तो यहाँ लिखेंगे हम 8 पारियों में
8 पारियों के रनों का योग बटा पारियों की संख्या, पारियों की संख्या। यानी जो भी आंकड़े दिए गए हैं उन आंकड़ों में, यानी यहाँ रन है तो रनों का योग कर लेंगे और बटा में पारी आ जाएंगी। तो 8 पारियों में कितने रन इसने बनाए, इनको जोड़ देंगे। 58 प्लस 76 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 46 प्लस 50 प्लस 0 और प्लस 100 और बटा कितनी पारी हैं, 8 पारी हैं, प्रश्न में दिया गया है तो बटा 8। अब इनका योग कर लेंगे, 405 हो गए और बटा 8। अब इसमें 8 का भाग दे देंगे तो 50.625 ये इनके रनों का माध्य होगा। ये आपका आंसर 50.625। तो चौथा सवाल है वो आपको इस तरह से हल कर लेना है। अब देखिए 5 का सवाल। 5 का सवाल आपको दिखने में कुछ बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके आंसर हैं वो छोटे छोटे हैं। 5 का सवाल है, निम्नलिखित सारणी प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में अर्जित किए गए अंकों को दर्शाती है। यानी 3 खिलाड़ी हैं और 3 खिलाड़ियों ने 4 मैच खेले हैं और चारों मैचों में तीनों खिलाड़ियों ने अलग अलग रन बनाए हैं। जैसे एक खिलाड़ी है उसने पहले खेल में 14 रन बनाए, दूसरे में 16, तीसरे में 10 और चौथे में 10। और जो बी खिलाड़ी है उसने पहले खेल में 0, दूसरे में 8, तीसरे में 6 और चौथे में 4 रन बनाए हैं। और सी खिलाड़ी है उसने पहले खेल में 8, दूसरे में 11 और तीसरा खेल इसने खेला नहीं है और चौथा खेल है उसमें बनाया इसने 13। अब इस सारणी को देख करके हमें नीचे दिए गए प्रश्न हैं उनके उत्तर देना है। पहला प्रश्न है इसमें, प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक प्राप्त करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। तो पहले का आंसर हम करते हैं ए के द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य। ए द्वारा प्राप्त अंक बटा खेलों की संख्या, खेलों की संख्या। यानी ए ने कितने खेल खेले वो तो लिखेंगे बटा में, और चारों खेलों में उसने कितने अंक प्राप्त किए वो बटा के ऊपर लिख देंगे। तो पहले खेल है उसमें उसने 14 रन बनाए, दूसरे में 16, तीसरे में 10 और चौथे में भी 10। इस तरह से इसने 4 खेल खेले हैं तो 4 का भाग दे देंगे। देखिए यहाँ 14 और 16 को जोड़ेंगे तो होगा 30, 30 में 10 जोड़ेंगे 40, 40 में 10 जोड़ेंगे 50। अब 50 में हम दे देंगे 4 का भाग, तो बराबर 4 एकम 4 बच गया 1, 10, 4 दूनी 8 और बच गए 2, दशमलव लगा करके 20 कर लेंगे और 4 पंजे 20, 12.5 अंक। ये तो ए ने औसत अंक प्राप्त किए। अब दूसरा है, प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को 3 से भाग देंगे या 4 से, और क्यों। तो 2 का जो सवाल है उसमें बताया गया सी। तो सी ने देखिए यहाँ 3 मैच खेले हैं, 1 मैच खेला नहीं है। तो यहाँ इन अंकों का माध्य जब ज्ञात करेंगे, जो अर्जित अंक हैं उनका माध्य हमें ज्ञात करना है, तो उस समय हमें 3 का भाग देना है या 4 का देना है। तो यानी 3 का ही भाग देंगे क्योंकि संख्याएं 3 ही तो हैं, 8, 11 और 13। तो 3 का ही हमें भाग देंगे, 3 का भाग देंगे। धोखे का आंसर यह हो जाएगा क्योंकि बी ने 3 ही खेल खेले हैं। यह आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 3 का सवाल, बी ने सभी 4 खेलों में भाग लिया है, आप उसके अंकों का माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो 3 का आंसर हमें ज्ञात करने के लिए बी के अंकों का माध्य, बी ने कितने खेल खेले, बी के अंकों का योग बटा खेलों की संख्या, खेलों की संख्या। अब देखिए बी ने चारों खेल खेले हैं, पहले में 0, दूसरे में 8, तीसरे में 6 और चौथे में 4। इनका हम योग कर लेंगे। पहला जो खेल है उसमें उसने 0 अंक प्राप्त किए, दूसरे में 8,
तीसरे में 6 और चौथे में 4, और चारों खेल खेले हैं इसलिए 4 का भाग देंगे। अब 0 और 8 8, और 8 में 6 जोड़ेंगे 14, 14 में 4 जोड़ेंगे तो होगा 18। अब 18 में देना है 4 का भाग, 4 का भाग देंगे, 4 चौक 16, बच गए 2, 0.20 कर लेंगे, और 4 पंजे 20, 4.5 अंक बीने हैं वो औसत 4.5 अंक प्राप्त किए। अब चौथा जो सवाल दिया गया है इसमें है कि किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। तो देखिए हमारे पास 2 के औसत अंक तो प्राप्त हो गए, ए ने 12.5 अंक प्राप्त किए और बी ने अंक प्राप्त किए 4.5। तो सी का हमें ज्ञात करना है। यहाँ हम इनको दोबारा से लिख लेंगे, ए के अंकों का औसत या ए के अंकों का माध्य बराबर है 12.5 अंक, और बी के अंकों का माध्य बराबर है 4.5 अंक। अब सी के अंकों का माध्य और ज्ञात कर लेंगे, सी के अंकों का माध्य सूत्र आप लिख लेना, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। सी ने 3 मैच खेले, तो तीनों खेलों में उसने कितने अंक प्राप्त किए वो हम लिख देते हैं। पहले में 8, दूसरे में 11, तीसरा खेला नहीं, और चौथे में 13। तो 3 अंक खेले हैं तो 3 का भाग हम देंगे। तो यहाँ 8 है और 11 19, और 13 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 32 भाग 3। 32 में 3 का भाग देंगे तो आएगा 6, 10.66 ऐसे चलता रहेगा। तो यहाँ देखिए ए ने 12.5 अंक, बी ने 4.5 और सी ने 10.66 अंक प्राप्त किए। तो इसमें पूछा गया है कि किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। तो जिसका औसत माध्य सबसे ज़्यादा है उसका प्रदर्शन अच्छा रहा। तो यहाँ ए है, उसने सबसे ज़्यादा औसत अंक बनाए हैं, अतः है ए का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। यह आपका आंसर। तो 5 का सवाल है वो आपको इस तरह से हल करना है। अब देखिए छक्का सवाल दिया गया है। विज्ञान की एक परीक्षा में विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 और 75 हैं। ज्ञात कीजिए विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक और सबसे कम अंक। तो देखिए ये जो प्राप्तांक हैं इनमें देखना है कि सबसे ज़्यादा प्राप्तांक कौन से हैं। तो सबसे ज़्यादा प्राप्तांक हैं वो 95 हैं। तो नीचे आंसर में पहले का लिख देंगे, विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक 95। और अब इसी में पूछा गया है सबसे कम अंक। तो यहाँ देखिए सबसे कम अंक है 39, सबसे कम अंक प्राप्त किए हैं 39। तो ये पहले का आंसर हो जाएगा। अब देखिए 2 का प्रश्न है प्राप्त अंकों का परिसर। तो परिसर होता है सर्वाधिक अंकों में से न्यूनतम अंक को घटाना। तो यहाँ 95 माइनस 39, 95 में से 39 घटाएंगे तो यानी 56। इनका परिसर है प्राप्तांकों का वो होगा 56। ये आपका दूसरा आंसर। अब देखिए तीसरा प्रश्न है समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक, यानी ये इस कक्षा के समूह के द्वारा जो प्राप्त किए गए अंक हैं उनका माध्य क्या होगा। तो माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इन अंकों का योग कर लेंगे और जो जितने विद्यार्थी हैं उनकी संख्या का इसमें भाग दे देंगे। तो इन सभी अंकों का योग करेंगे हम 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 और 75। इन सब का योग करेंगे तो योग होगा 730 और इस 730 में हम भाग दे देंगे 10 का। 10 का भाग देंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 73 अंक है वो इनका माध्य अंक होगा। यह आपका तीसरे का आंसर। तो इस तरह से आप छठे सवाल को हल कर सकते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 7 का प्रश्न दिया गया है 6 क्रमागत वर्षों में एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित थी 1555,
1670, 1750, 2013, 2540 और 2820। इस समय काल में स्कूल के विद्यार्थियों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए हमें क्या करना है, विद्यार्थियों की संख्या का योग करना है। जो विद्यार्थियों की संख्या दी गई है उनका योग करना है और कुल जो वर्ष हैं उनका हमें भाग देना है। तो देखिए मैंने यहाँ पहले से लिख करके रखा है इनका योग कर लेंगे। जब इनका योग करेंगे तो योग होगा 12,348। अलग से रफ कॉपी में लिख करके इनका योग कर लें। और अब इस 12,348 में हमें 6 का भाग देना है। 6 का भाग देंगे तो 6 दूनी 12, 2 बार जाएगा। अब 3 है वो 6 से कम है, इसलिए एक 0 लगा देंगे और 0 लगा करके इनको 34 कर लेंगे। 34 में 6 का भाग देंगे तो 6 पंजे 30, 30 घटाएंगे 4 बचेगा 48, तो 8 छिके 48। 2058 छात्र है या विद्यार्थी हैं, वो इनकी स्कूल का विद्यार्थियों की संख्या का माध्य होगा। यह आपका 7K का आंसर। अब देखिए प्रश्न नंबर 8 का सवाल है, एक नगर में किसी विशेष सप्ताह के 7 दिनों में हुई वर्षा जो मिलीमीटर में दी गई है निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की गई। यहाँ ऊपर दिनों के नाम दिए गए हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। और नीचे जो वर्षा हुई है, सोमवार को 0.0 mm, मंगलवार को 12.2 mm, बुधवार को 2.1, बृहस्पतिवार को 0.0, शुक्रवार को 20.5 और शनिवार को 5.5 और रविवार को 1.0। अब इस सारणी को देखते हुए उपरोक्त आंकड़ों से वर्षा का परिसर ज्ञात कीजिए। तो वर्षा का परिसर ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है, सर्वाधिक वर्षा और न्यूनतम वर्षा को उसमें से घटाना होता है। तो देखिए सर्वाधिक वर्षा शुक्रवार को 20.5 हुई है, माइनस है न्यूनतम वर्षा है वो 0 है। सोमवार और बृहस्पतिवार को तो 0.0 इसमें से घटा देंगे, तो 0 घटाने पर वही बचेगा 20.5। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो वर्षा आंकड़ों में जो आंकड़े दिए गए हैं उनमें वर्षा का परिसर होगा 20.5। अब दूसरा है, इस सप्ताह की माध्य वर्षा ज्ञात कीजिए। तो माध्य वर्षा ज्ञात करने के लिए इन सब का योग करेंगे और उसमें 7 का भाग दे देंगे। यहाँ देखिए दिनों 7 दिनों में हुई वर्षा का योग बटा दिनों की संख्या, तो ये मैंने पहले से लिख करके रखा है। यहाँ देखिए 0.0, 12.2, 2.1, 0.0, 20.5 प्लस 5.5 प्लस 1.0 बटा 7। 7 का भाग क्यों देंगे, क्योंकि ये 7 संख्याएँ हैं, 7 आंकड़े दिए गए हैं। अब इनका योग जब हम करेंगे तो योगफल आएगा 41.3 बटा 7। योग करते समय आपको ध्यान में रखना है कि आप इनको अलग से लिख लें और दशमलव की सिद्ध में आपको दशमलव रखना है, उसके बाद में इनका योग करना है। तो योग आएगा 41.3। अब इसमें 7 का भाग देंगे तो 7 पंजे 35 और 41 में से 35 घटाएंगे 6 बचेगा, ये दशमलव लगा देंगे यहाँ और 63 हो जाएंगे। 63 में 7 का भाग देंगे तो आएगा 9, 5.9 mm ये औसत वर्षा होगी। मध्य वर्षा को औसत वर्षा भी कहते हैं। तो ये आपके 2 का आंसर हो जाएगा। अब जो तीसरा प्रश्न है वो दिया गया, कितने दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम रही। तो माध्य वर्षा हमारे पास में आई 5.9। अब देखिए इसमें जो अपने पास सारणी दी गई है उसमें 5.9 से कम हुई है, एक तो सोमवार को, एक बुधवार को, एक बृहस्पतिवार को, एक शनिवार को और एक रविवार को। तो ये कितने दिन हो गए, 1, 2, 3, 4 और 5 दिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 दिन है। वो औसत वर्षा से कम वर्षा हुई है और आप चाहो तो उन्हें पाँचों जो वार हैं उनके नाम भी आप लिख सकते हैं, सोमवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, शनिवार और रविवार, ये आप इनके नाम भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका 8 का सवाल। अब देखिए आज की प्रश्नावली का अंतिम सवाल, प्रश्न नंबर 9 का सवाल दिया गया, 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में मापी गई, निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। तो इन 10 लड़कियों की जो ऊंचाई है वो सेंटीमीटर में यहाँ ये दी गई है। अब इनको देखते हुए हमें
जो नीचे 5 प्रश्न दिए गए हैं उनके जवाब देने हैं। सबसे लंबी लड़की की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे जो लंबी लड़की है उसकी लंबाई है 151 सेंटीमीटर। यहाँ देख लीजिए इन संख्याओं में 151 से बड़ी कोई भी संख्या नहीं है। तो ये इन 10 लड़कियों में सबसे लंबी लड़की है, उसकी ऊंचाई होगी 151 सेंटीमीटर। दूसरा है सबसे छोटी लड़की की लंबाई क्या होगी। तो सबसे छोटी लड़की है उसकी लंबाई है 128 सेंटीमीटर। 128 से छोटी और संख्या इनमें नहीं है। अब इन आंकड़ों का परिसर क्या है। तो परिसर होता है सर्वाधिक लंबाई में से न्यूनतम लंबाई घटानी है। तो 151 है माइनस 128, 151 में से 128 घटाएंगे तो आएगा 23 सेंटीमीटर। ये इनका परिसर हो जाएगा। ये 3 के का आंसर है। और अब चौथा जो सवाल दिया गया है, लड़कियों की माध्य ऊंचाई लंबाई क्या है, यानी इनकी औसत जिसको कहते हैं औसत लंबाई है वो हमें ज्ञात करनी है। तो जो सभी 10 लड़कियां हैं उनकी लंबाई का योग करेंगे और उसमें 10 का भाग देंगे। लड़कियों की ऊंचाई का माध्य है लड़कियों की ऊंचाई का योग बटा लड़कियों की संख्या। ये लड़कियों की ऊंचाई है वो दे रखी है, इन सब को आपको जोड़ लेना है और बटा में यानी 10 का इनको भाग कर देना है। इन सब का योग करेंगे तो आएगा 1414 और उसमें हमें 10 का भाग दे देना है। 10 का भाग देने का मतलब इकाई की तरफ से एक अंक के ऊपर दशमलव लगा दीजिए। तो 141.4 सेंटीमीटर ये इनकी औसत ऊंचाई होगी, यानी माध्य ऊंचाई होगी। अब जो 5 का सवाल दिया गया है वो पूछा गया है, इसमें कितनी लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से अधिक है, यानी जो 141.4 सेंटीमीटर माध्य लंबाई आई है उससे ज़्यादा कितनी लड़कियों की लंबाई है। तो यहाँ देखिए जो जोड़ किया उसी में देख लेते हैं। एक तो ये है 150, 141 से ज़्यादा देखनी है आपको, एक 151 है, एक 146 है और एक 143 है। एक संख्या इनमें लिखने से रह गई थी, एक 149 और है। तो इस तरह से ये 5 लड़कियां हैं उनकी लंबाई है वो औसत लंबाई से ज़्यादा है, 1 2 3 4 और 5। ऊपर देखिए जो दिए गए हैं इनमें 150, 151, 146, 149 और 143। ये 149 है वो नीचे यहाँ लिखने में रह गया था। तो इस तरह से जो 5 का सवाल है उसका उत्तर होगा 5 लड़कियाँ। 5 लड़कियों की लंबाई है वो माध्य लंबाई से अधिक है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.1 के सभी 9 सवालों को हल किया है। आशा है सभी सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो कर दीजिए लाइक और अपने अन्य साथी जो भी कक्षा 7 में पढ़ रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं 3.2 के सवालों को हल करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।